Hello dear students, good morning all of you, and today we are going to discuss the rest of the chapter Evans tries an O level, and where I was teaching you here on page number 73. We have covered this chapter. This page, buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion, and Evans knew it. तो इवांस ये जानता था कि जो जैक्सन था, जो पुलिस ऑफिसर था, उसके अंदर कहीं पर एक कंपैशन था, कहीं कोई दया दबी हुई थी, उसे इस बात का पता था। तो अब देखें, और उसे दया का पता था, इसलिए ही वो उसके सामने इस तरह की बातें कर रहा था कि ये मेरा एकमात्र गंदा सा हैट है जो मेरे लिए बहुत लकी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू टुडेस part of the chapter. Just this once, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and gate shaving. तो सिर्फ इस बार कर लो देन शर्ले टेम्पल, फिर हम शर्ले टेम्पल चलेंगे, जैक्सन ने कहा। और अब ब्रैकेट में लिखा है कि सिर्फ एक चीज़ थी जिसको जैक्सन को बुरी लगती थी, जो जिससे जैक्सन नफरत करता था, और वो क्या थे? वो इवांस के लंबे बाल थे। इवांस इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, उसके लंबे और लहराते बाल थे जिससे जैक्सन नफरत करता था। एंड गेट शेविंग, ओके शेविंग कर लो, ये कहा जैक्सन ने। So then at 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. तो उसी दिन सुबह के 8:45 पर, उसी सुबह रेवरेंड स्टुअर्ट मैकली जो कि एक प्रीस्ट है, जो किस लिए आ रहे हैं आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन्विजिलेशन के लिए, ठीक है। तो रेवरेंड यानी वो बोलते हैं रिस्पेक्टेड तो रिस्पेक्टेड स्टुअर्ट मैकलेरी, उन्होंने अपना बैचलर फ्लैट छोड़ा। बैचलर फ्लैट से मतलब है कि वो उस फ्लैट में अकेले रहते थे, है ना। अपने बैचलर फ्लैट को छोड़ा, और जो कि कहाँ था उनका फ्लैट? ब्रॉड स्ट्रीट में था। इसको अंडरलाइन करते रहेंगे मेन वर्ड्स को। और उन्होंने चलना शुरू किया, स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कैरफॉक्स की तरफ उन्होंने तेज़ी से चलना यानी कदम रखने शुरू करे। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ सैलो क्राउंड clerical had provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. तो अभी बताया है मैकलेरी के बारे में कि जो वेदरमैन था, जो मौसम की जानकारी देने वाला व्यक्ति था, उसने कुछ समय पहले ही मौसम की जानकारी दी थी। उसने कहा था कि टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो रहेगा, नॉर्मल से कम रहेगा इस अर्ली जून में, यानी जून के पहले वीक में। और उसने इसीलिए मैकलेरी ने इसीलिए ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना और अपना एक बड़ा सा कोट लगाया और टॉप पहना, हैट पहना, जिससे वो जो ड्रिजल हो रही थी, ड्रिजल यानी बरसात हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसको प्रोटेक्शन मिलता रहा उस कोट से। हालांकि बारिश जो है हाफ एन आवर पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, जिससे क्या हुआ था? स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल, जिससे उसके जो चश्मे के मोटे मोटे लेंसेज थे वो स्पैटर्ड हो गए थे, वो गीले हो गए थे, उन पर छींटे लग गए थे। In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contains all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board. तो इनके अलावा, इस बात के अलावा उसके पास उसने अपनी सारी चीज़ें उठा ली जिनकी उसे ज़रूरत पड़ने वाली थी अपने ब्राउन सूटकेस में, जिसमें क्या क्या चीज़ थी उसकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए। उसमें सील्ड क्वेश्चन पेपर था एनवलप में, और एक येलो कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म था जिसको उसे भरना पड़ेगा इन्विजिलेशन का काम करने से पहले, और स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। एक पेपर नाइफ था, एक ऐसा चाकू जिससे पेपर, जैसे एनवलप होते हैं जिनमें एग्जामिनेशन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसे उस चाकू से अनसील्ड किया जाता है, वो नाइफ लिया। एक बाइबिल ली, ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेंस गिल्ड that afternoon on the book of Ruth and a current copy of the church times. उसने एक बाइबल लिया क्योंकि उसे बुक ऑफ रुथ पर, ये जो है ना बुक ऑफ रुथ पर कुछ स्पीच देनी थी उस दोपहर को।
वुमेंस कमेटी के लिए, वुमेंस गिल्ड के लिए, एक वुमेन कलेक्शन जहाँ पे बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती हैं ना, एक वुमेंस कमेटी के लिए, गिल्ड के लिए उसे भाषण देना था इस बुक ऑफ ट्रूथ पर, इस बुक ऑफ ट्रूथ पर। इसलिए उसने बाइबल भी लिया एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स की एक कॉपी उसने ली अपने साथ में, मैकलरी ने। द 2 आवर एग्जामिनेशन वॉज स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM। जो 2 घंटे का एग्जाम था वो 9:15 AM पर स्टार्ट होना था। Then Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. तो एवांस अपने फेस को रगड़ रहा था कब? जब स्टीफन्स 2 मेज लेकर आया और उस 2 टेबल्स को उसने रूम में एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के सामने एक नैरो स्पेस में रखा, यानी एक तंग जगह में एक दूसरे के सामने उसको उस मेज पे रखा, उस पत्थर की दीवार के पास में। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स द स्लाइटली लेस बेटर्ड of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door. फिर वह 2 चेयर्स लेकर आया जिसको उन्होंने उन टेबल्स के पास एक दूसरे के सामने रखा, stood near the cell door, जो सेल के दरवाजे के पास रखी हुई थी टेबल्स, उनके पास उसने चेयर्स रखी। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी। फिर जैक्सन आया क्या करने के लिए? ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, यानी फाइनल एक बार देखने के लिए आया कि सब कुछ अरेंजमेंट ठीक है या नहीं है। फिर उसने कहा कि बिहेव योरसेल्फ लेडी, कि ठीक से व्यवहार करना। ये शब्द यूज़ किया गया लड़के के लिए कि लड़के सही से व्यवहार करना, इवान को कहा। तो इवान्स टर्न्ड एंड नोटेड, इवान्स मुड़ा और उसने नोटेड किया यानी एग्रीमेंट दिया अपनी गर्दन के साथ, गर्दन हिलाकर कहा कि ओके। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स ऑफ इवान्स, turned and nodded again. I was going to take them down anyway. A minister isn't he? The chap coming to sit in, I mean. और फिर जैक्सन ने कहा कि एंड दीज, और ये किस चीज़ को कहा? जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, वे चित्र, वो पिक्चर्स जो लगे हुए थे दीवार पर, कहा कि इनको ऑफ करो, इनको उतारो यहाँ से। तो इवान्स फिर से मुड़ा और कहा कि ठीक है, फिर से नोटेड किया, फिर से उसने एग्रीमेंट दिया कि ओके, मैं तो इन्हें उतारने ही वाला था क्योंकि अ मिनिस्टर इजंट ही, कि जो आ रहा है वह एक मिनिस्टर है यानी चर्च का प्रीस्ट है, इसलिए मेरा मतलब है मैं इनको उतारने ही वाला था। एंड हाउ डिड यू नो दैट? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। तो जैक्सन ने धीरे से पूछा कि तुम यह कैसे जानते हो कि वह प्रीस्ट है? वेल, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. तो इवान्स ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फॉर्म पर साइन करने पड़े थे। Well, I had to sign some forms. मुझे कुछ फॉर्म पर साइन करने पड़े थे और इसलिए मैं खुद की हेल्प नहीं कर सका, यानी मैंने इसलिए वहाँ पे देख लिया कि वह कौन है। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. Can I ask you? तो इवान अभी तक अपनी शेविंग ही कर रहा है, तो उसने वह शेविंग करते हुए ही बात कर रहा है जैक्सन से। तो उसने अपने लेफ्ट चीक पर बड़ी केयरफुली रेजर को चलाया और सफ़ेद झाग के अंदर एक नीट स्वैद यानी एक बिल्कुल साफ सुथरा एक निशान बना दिया, यानी शेविंग की झाग हटाया रेजर से और एक साफ निशान बना दिया वाइट कलर के झाग पे। Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. तो क्या मिस्टर जैक्सन मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये इवान्स ने कहा जैक्सन से। तो जैक्सन से पूछा फिर इवान्स ने कि Why did they have to bug me? उन्हें मुझे परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? ये जो उन्होंने एक कोई चीज़ यहाँ यूज़ कर दी है, उसने सिर से इशारा करते हुए वेगली अपने दरवाजे के ऊपर पॉइंट किया, इशारा किया, और वहाँ क्या था? वहाँ उन्होंने कैमरा लगा रखा था और एक स्पीकर लगा रखा था।
स्पीकर लगा रखा था जिससे कि माइक लगा रखा था जिससे कि वह उसकी सारी बातें सुन सके। नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। तो जैक्सन ने कंसीड किया कि ये एक अच्छी जॉब नहीं है। अच्छी जॉब नहीं है से मतलब है कि ये जो कैमरा लगाया गया है, जो माइक लगाया गया है, ये अच्छी तरह से नहीं लगाया गया कि क्योंकि ये तुम्हें दिख गया है, ये तुम्हें दिखना नहीं चाहिए था। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। तो उन्होंने कैमरा क्यों लगाया आपको मालूम? तो इवान ने कहा कि क्या वे नहीं सोच रहे कि मैं ट्राई कर सकता हूँ? किस लिए ट्राई कर सकता हूँ? दीवार जेल से भागने की। तो उन्होंने माइक क्यों लगाया वहाँ पे, कैमरे वगैरह क्यों लगाया जिससे कि वो भाग ना जाए। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवान्स, नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। तो जैक्सन ने इवान्स को समझाया कि बेटा वो कोई चांस नहीं ले सकते, वे तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। चांस का मतलब है कि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इसलिए वो तुम्हें कोई चांस नहीं देंगे। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, कि अंदर कौन तुम्हारी बात सुनने जा रहा है। तो जैक्सन ने फिर बताया इवान्स को, जैसे इवान्स ने पूछा कि अंदर कौन बात सुनने जा रहा है, मेरी बात कौन सुनेगा। तो जैक्सन ने बताया कि आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ। सी ही डजंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच and nor I too. I'll be watching you like a hawk, Evans. So keep your nose clear. He walked towards the door. तो जैक्सन ने इवांस को बताया कि गवर्नर हिमसेल्फ तुम्हारी बात सुनना चाहता है, वह खुद तुम्हारी बात सुनेगा, तुम पर नज़र रखेगा, और मैं भी तुम्हारे ऊपर एक हॉक की तरह, एक बाज की तरह नज़र रखूँगा। I'll be watching you like a hawk. मैं भी एक बाज की तरह तुम पर नज़र रखूँगा। इसीलिए इवांस कोई चांस मत देना, भागने की कोशिश मत करना। और ऐसा कहकर जैक्सन दरवाजे की तरफ मुड़ा, यानी दरवाजे की तरफ बाहर चला गया कि भागने की कोशिश मत करना। इवांस नोडेड ही वुड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, a neatly folded square of white linen. इवांस ने फिर नोटेड किया, इवांस ने फिर सिर हिलाया और सहमति दी। वह ऑलरेडी यह बात उसने पहले ही सोच रखी थी। और नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी, और 2 नंबर का रुमाल तैयार पड़ा हुआ था बंक पर, बंक जिस पर वह सोता था। आई टोल्ड यू बिफोर दिस वर्ड। और वह जो रुमाल था वह नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लाइन, सफ़ेद लाइनों वाला रुमाल था, हैंडकरचीफ था, और बिल्कुल साफ सुथरा वह पड़ा हुआ था फोल्डेड में। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, व्हाट्स दैट, गुड लक ऑल्सन। तो जैक्सन ने उसको एक बात और कही कि एक बात और आइंस्टीन, ये क्या है, वो क्या है कि गुड लक ऑल्सन, कि गुड लक मेरे बेटे। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स द रिवरेंड एस मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक एंड देन walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D wing, where he was greeted by Jackson. फिर क्या हुआ, अंदर की तरफ जो मेन गेट्स थे, मेन गेट्स के पास एक लॉज था, एक छोटा सा लॉज था, नहीं छोटी सी एक कोठरी टाइप थी, जैसा आपने देखा होगा स्कूल वगैरह के मेन गेट के पास में या जेल पर एक जगह होती है जिसमें एक गार्ड होता है, वहाँ एंट्री करने से पहले वहाँ साइन करने होते हैं, वहाँ से निकलने के पहले भी, तो उसे लॉज कहते हैं। तो एक छोटा सा लॉज प्रिजन के मेन गेट पर था। तो रिवरेंड एस मैकली, जिसका हमने पहले आपको डिटेल्स दी थी कि उसने सूटकेस लिया, उसने ये चीज़ें ली, वो चीज़ें ली, हैट पहना बारिश की वजह से, तो वो वहाँ पहुँच गया है फाइनली उस जेल में, और उसने वहाँ पर साइन किए। जो लॉज बनी हुई थी मेन गेट के एकदम अंदर, उसने वहाँ पर अपना नाम नीटली लिखा, साफ साफ लिखा। विजिटर्स बुक में, विजिटर्स बुक यानी जो बाहर से आते हैं लोग, उनकी बुक होती है, वहाँ साइन करने होते हैं, उसने अपना नाम लिखा। फिर वह धीरे धीरे अंदर उस साइलेंट जेल में चल पड़ा, किधर को, डी विंग की तरफ को, जहाँ पर उसका अभिवादन किया जैक्सन ने, जहाँ पर उसको जैक्सन मिला। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड दैम। तो जिस विंग में हमारा इवांस बंद था, तो उस विंग का दरवाज़ा खोला गया, और फिर जैसे ही मैक्लेरी अंदर आए, वह प्रीस्ट अंदर आया, तो उसका दरवाज़ा फिर से उसके पीछे लॉक्ड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, भारी दरवाज़ा। द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग। फिर वह दरवाज़ा बंद करने के बाद मैक्लेरी को किसके हवाले कर दिया गया, स्टीफन्स के।
यानी स्टीफन्स को अब बताएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है। जैक्सन ने स्टीफन्स के साथ भेज दिया मैक्लरी को। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन। तो जैक्सन ने फुसफुसाया यानी धीरे से कहा कि उससे रेजर ले लिया जाए। कि पूछा क्या उस तरह उससे ले लिया, रेजर ले लिया है उससे। तो स्टीफन्स ने नोटेड किया यानी उसने एग्रीमेंट दिया, उसने कहा कि हाँ ले लिया है उससे मैंने रेजर। वेल कीप योर आइज स्किन्ड क्लियरली, कि ध्यान से उसका ध्यान रखना, उस पर अपनी नजरें रखना। स्टीफन्स नोटेड अगेन एंड मैक्लरी हिज फीट क्लैंजिंग up the iron stairs followed his new guide and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. फिर मैक्लरी स्टीफन्स के पीछे धीरे धीरे चला लोहे के स्टेयर्स से, आयरन स्टेयर्स से, अपने नए गाइड को फॉलो करते हुए। उसका नया गाइड कौन है? स्टीफन। और फिर फाइनली वो एक सेल डोर के पास पहुंचे जहां पे स्टीफन ने क्या किया, स्टीफन ओपन द पीप होल, अंदर झांकने के लिए एक होल खोला और उसके अंदर झांका। एंड लुक्ड थ्रू, और उसके अंदर को झांका। क्या देखा झांककर? दैट्स हिम सर, कि ये है सर वो लड़का जिसको एग्जाम देना है। मैक्लरी से कहा स्टीफन्स ने, जो कि एक दूसरा पुलिसमैन है। इवांस फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स, हिज होल अटेंशन रिवर्टेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। तो इवांस जब उन्होंने झांक कर देखा तो इवांस दरवाजे की तरफ को ही मुंह करके बैठा था चुपचाप। और किस पर? एट द फादर ऑफ द टू टेबल्स, वहाँ दो टेबल्स थी और दूर वाली टेबल पर बैठा था। उसका पूरा टेंशन, हिज होल अटेंशन रिविटेड मीन्स पूरा कंसंट्रेटेड। तो उसका पूरा ध्यान केंद्रित था एक टेक्स्ट बुक पर, जो कि क्या थी? एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर थी। Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. तो स्टीफन ने रिंग से चाबियां उठाई, रिंग यानी जिसे बहुत सारी चाबी होती हैं, वहाँ से एक चाबी उठाई और सेल को अनलॉक किया और दरवाज़ा उसने ठड़ से एकदम से आवाज़ करते हुए पीछे को खोला। Then it was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. That was only fair, as Evans wouldn't support it. तो 9:10 थे सुबह के, तभी गवर्नर ने अपना रिसीवर उठाया और उसने जैक्सन को कॉल करके उसे इंस्ट्रक्शन दिए। कहा कि इवांस को सारे प्रिकॉशंस के बारे में समझा देना, जो कि छोटे छोटे प्रिकॉशंस से उसको सावधानी बरतना है, उसको बता देना। ये बिल्कुल ठीक था। और जैसे कि इवांस इसको नहीं देख सकता था, इवांस को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, रिसीवर वगैरह इन सब चीज़ों को वह नहीं देख सकता, ना ही उसे बाहरी चीज़ों से कोई मतलब था, वह बाहरी चीज़ों को देख नहीं सकता था। बट वॉजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, लेकिन ये सारी चीज़ क्या थिएट्रिकल नहीं थी? ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नाटक यहाँ चल रहा है, यहाँ थिएटर चल रहा है। स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा जैसे कि स्कूल के बच्चे की तरह होता है वैसे हो रहा था। हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कि इस धरती पर इवांस आज आखिरकार क्या ट्राई करने जा रहा है, वह किस चीज़ की कोशिश करने जा रहा है आज। इफ़ ही वॉज सो एंग्जियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक। यदि इवांस एक बार और भागना चाहता, यदि वह एंग्जियस होता भागने के लिए, दूसरा ब्रेक ट्राई करने के लिए, यानी वह यदि जेल तोड़कर भागना ही चाहता, तो वह रिक्रिएशनल ब्लॉक से ही ट्राई कर सकता था, है ना। यदि वह भागना चाहता तो वह मनोरंजन ब्लॉक से ही भागने की ट्राई कर सकता, बट उसने नहीं की। अब यहाँ सेल से तो जहाँ से चांस नहीं है वहाँ से तो वो क्यों भागेगा? जहाँ से भागने का चांस था रिक्रिएशनल ब्लॉक से, वहीं से वह नहीं भागा। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस कर रहे थे, ये सारी बचकानी थी, ये सारी स्कूल बॉयज़ थी। मच ईजियर बट ही हैडंट, ये उससे आसान था, यानी जहाँ पे एग्जाम दे रहा है सेल्स में, उससे आसान था रिक्रिएशनल ब्लॉक से भागना, मगर उसने ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वाज नाउ सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, all the prison officers on the alert, 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. और अब जहाँ इवांस है उस सेल्स में, वहाँ से तो भागना बहुत ही मुश्किल है।
अब इवान जहाँ बैठा था, ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल। अब वह एक लॉक्ड सेल में बैठा था, सारे प्रिजन ऑफिसर्स बिल्कुल अलर्ट थे, और उसके और यार्ड के बीच 2 लॉक्ड डोर थे। यानी यदि वह भागकर बाहर यार्ड में जाता, उसके बीच में 2 लॉक्ड दरवाजे थे जिन पर ताले लगे हुए थे। और फिर अगर वह यार्ड तक पहुंच भी जाता है अभी, तो एन ए यार्ड विद वॉल एज हाई एज ए हेयर स्टॉक, तो वे बाहर की दीवारें, यार्ड से बाहर की दीवारें इतनी ऊंची है जितना कि हेयर स्टॉक होता है, यानी घास का ढेर होता है, यानी बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो यहाँ से तो भागने की कोशिश वह क्यों करेगा जब वह रिक्रिएशनल ब्लॉक से ही नहीं किया कोशिश, जहाँ से भागना बहुत ही ईजी था। तो फिर जैक्सन ने कहा गवर्नर से, फ़ोन पर वह सुन रहा था गवर्नर की बात, तो उसने कहा यस इवान वाज एज सेफ एज हाउस। हाँ हाँ, इवान इतना सेफ है जितना कि घर पर होता है, बिल्कुल घर में बंद होने के जैसा है। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed, but still that little nagging doubt might even try to take advantage of McLeary, get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder or खैर anyway कुछ भी हो, रिसीवर को खुला रखने में तो कोई परेशानी ही नहीं थी। रिसीवर खुला इसलिए रखना चाहते हैं कि जिससे कि वो इवांस की बात को सुन सकें कि वहाँ क्या चल रहा है। तो 1-2 घंटे तक रिसीवर को अगर खुला छोड़े तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। तो ऐसा नहीं था कि वो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहते हों या कुछ वहाँ ऐसा होने वाला था जिससे कि वह इवांस की बात को सुन सके। लेकिन amongst the things an invigilator duty was to ensure that strictest silence was observed. इन सब चीज़ों के बीच एक इन्विजिलेटर की यह ड्यूटी होती है कि वह स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस रखे, कि वह क्लास में आवाज़ ना होने दे, बिल्कुल साइलेंस रखे, स्ट्रिक्टेस्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट साइलेंस रखे। लेकिन क्या थोड़ा सा डाउट इस बात का था कि हो सकता है इवांस इस बात का ट्राई करे, इस बात का फ़ायदा उठाना सोचे कि वह मैकलरी से कोई चीज़ल, कोई छेनी वगैरह जिससे दीवार वगैरह काटते हैं, या कोई रस्सी या कोई सीढ़ी वगैरह मंगवा ले। हो सकता है इवांस इस बात का फ़ायदा उठा ले। तो उन्होंने रिसीवर जो खुला छोड़ रखा था, जिससे वे इसलिए नहीं कि वे बात सुनना चाहते थे इवांस की, बल्कि इसलिए कि हो सकता है इवांस मैकलरी जो कि एक प्रीस्ट है उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि प्रीस्ट आपको पता है अच्छे आदमी होते हैं। जैसे कि आपने इससे पिछले चैप्टर में सुना था, जब हम आपको रेट्रे पढ़ा रहे थे, तो जो आयरन मास्टर था उसने अपनी बेटी से कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन द अर्थ, कि तुम धरती पर क्या कर रही हो, तुम तो प्रीस्ट की तरफ उपदेश देती हो। तो प्रीस्ट को अच्छा ही समझा जाता है, तो वो वहाँ पे इन्विजिलेटर बना रखा था। तो जेल के जो अधिकारी हैं वो ये समझ रहे हैं कि हो सकता है इवांस उसका फ़ायदा उठा ले और उस इन्विजिलेटर जो मैकलरी जिसका नाम है, जो कि एक प्रीस्ट है, उससे रस्सी या छेनी वगैरह मंगवा ले, उसको इमोशनल करके, और वहाँ से भाग जाए। इसलिए उन्होंने रिसीवर खुला रखा। रिसीवर यानी फ़ोन, जिससे एक दूसरे की बातें सुनी जा सकती है, और जिस रिसीवर का इवांस को भी नहीं पता था। द गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस could have used. But what about McLeary? What if quite unwittingly the innocent McLeary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? गवर्नर वहाँ शार्पली बैठा हुआ था, और यह बहुत ही अच्छा था कि किसी भी तरह के पोटेंशियल वेपन से गेट रिड यानी छुटकारा पाना, यानी कोई भी तरह का हथियार वहाँ नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल वेपन यानी ऐसे किसी भी हथियार जिसकी वहाँ लाने की पॉसिबिलिटी हो। तो ऐसे किसी भी हथियार से छुटकारा पाना बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मैकलरी के बारे में क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैकलरी अनविटिंगली यानी बिना सोचे समझे अपने सीधेपन की वजह से कोई ऐसा हथियार ले आया हो अपने यहाँ, जैसे कि कोई जैक नाइफ, कोई चाकू वगैरह, या हो सकता है इवांस उससे होस्टेज ले, यानी इसी वेपन के जरिए कोई हथियार मान लिया, चाकू वगैरह प्रीस्ट ले आया हो और इवान उसी से का फ़ायदा उठा ले, उससे चाकू खोसकर अपनी होस्टेज करा ले, अपनी होस्टेज को फ्री करा ले, यानी जो बंधन था
उसको वह फ्री करा ले, वह छुटकर भाग जाए, खुलकर भाग जाए। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM। गवर्नर ने फिर से फ़ोन उठाया, मतलब फिर से फ़ोन उठाया फ़ोन करने के लिए, वह अपने फ़ोन के पास पहुंचा, अभी 9:12 बजे हुए थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स व्हेन जैक्सन केम बैक एंड shouted to McLeary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." एग्जामिनी और इन्विजिलेटर दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करा दिया था स्टीफन ने, यानी स्टीफन बता चुका था कि सर ये इवान है, इसको ये एग्जामिनी है, और ये इन्विजिलेटर है मिस्टर मैक्लेरी, ये आपका एग्जाम लेने आए हैं। तो दोनों का परिचय आपस में करा दिया था, दोनों को इंट्रोड्यूस करा दिया था स्टीफन ने। तभी क्या होता है, जैक्सन आता है वापस वहीं पे और वह चिल्लाता है मैक्लेरी से, वह कहता है सेल डोर से, जो कोठरी थी उसके दरवाजे से चिल्लाकर कहता है, "कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर?" सर क्या आप एक मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? आप भी स्टीफन्स, क्या स्टीफन्स तुम भी बाहर आओ? जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल whilst Jackson lightly frisked his clothes. "Something hard here, sir." तो जैक्सन ने जल्दी से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जो कि गवर्नर की चिंता का विषय था। जो गवर्नर ने उससे कहा था जैक्सन से फ़ोन पर 10:12 पे, आपके याद है, अभी दोबारा रिसीवर उठा के, तो वह सारी बात क्या थी कि अच्छे से उसको एग्जामिन कर लेना, हो सकता है इस मैक्लेरी के पास ही कोई पॉइंटेड वेपन हो। तो जैक्सन ने सारी बातें उस मैक्लेरी वगैरह को समझा दी, मैक्लेरी और स्टीफन्स को। फिर मैक्लेरी समझ गया कि ये मेरी सर्चिंग करना चाहते हैं। मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल whilst जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स। तो मैक्लेरी ने क्या किया, अपने हाथ अपने कंधे के सीध में फैला लिए, यानी वह उसने जैसे सर्चिंग देने से पहले हाथ खड़े करते हैं वैसे कर लिए अपने कपड़ों की तलाशी देने के लिए। तो जैक्सन ने उसके कपड़ों की हल्के से तलाशी ली। जैक्सन लाइटेड फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों की तलाशी ली। तो फिर कहा, "समथिंग हार्ड हियर सर", कि सर यहाँ कुछ हार्ड सा है आपके कपड़ों में, ये क्या चीज़ है? "माय रीडिंग ग्लासेस", रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल्स केस। तो मैक्लेरी ने कहा कि मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, मेरे ग्लासेस, मेरे चश्मे हैं जिनको मैं पढ़ते हुए लगाता हूँ। मैक्लेरी ने ये रिप्लाई दिया। अपने स्पेक्टिकल केस की तरफ देखते हैं। स्पेक्टिकल केस कहते हैं जिसमें चश्मा रखा जाता है, उस डिब्बे को। तो उस स्पेक्टिकल केस की तरफ देखते हुए कहा कि ये मेरे चश्मे हैं। Jackson quickly reassured him and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. जैक्सन ने उसको रियश्योर किया, उसको सांत्वना दी, फिर उसके बाद झुका उसका सूटकेस खोला, यानी मैक्लेरी का सूटकेस खोला। फिर he picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces and seemed satisfied. बार बार उसने सारे एनवलप चेक किए और सूटकेस से सरफेसेस तक देखा और फिर फाइनली सेटिस्फाइड हो गया, यानी अच्छी तरह से सर्चिंग करी पूरे सूटकेस की, फिर वह फाइनली यानी इवेंचुअली सेटिस्फाइड हो गया। There was not any pointed thing, any weapon, etc. He riffled curiously through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. "All right so far," but one of the objects in McLeary's suitcase was puzzling him surely. लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो हैरानी में डाल दिया। मैक्लेरी के सूटकेस से एक चीज़ ऐसी निकली जिसने जैक्सन को हैरान में डाल दिया। हालांकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि कुछ पेजेस थे, कुछ पवित्र चीज़ें थी जैसे कि बाइबल। लेकिन जब उसने बाइबल के पन्नों को इधर उधर करके देखा तो एक चीज़ थी जो उसको पजल में डाल दिया, जिसने उसको हैरानी में डाल दिया जैक्सन को। वो क्या थी? "डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई यू हैव ब्रॉट दिस सर?" क्या आप मुझे बता सकते हैं, यदि आप माइंड ना करें, कि आप इसको अपने साथ क्यों लिए हुए हैं सर? वह चीज़ क्या थी? He held up a small semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. "You thinking of going for a swim, sir?" उसने एक इन्फ्लेटेड यानी कुछ आधा फूला हुआ रबर का रिंग लिए हुए था। उसके सूटकेस से निकला है प्रीस्ट के एक छोटा सा फूला हुआ रबर रिंग निकला है, जो जिसमें लगभग जो इतना बड़ा था
कि लगभग एज अ यंग चाइल्ड विद द वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस, इसमें एक छोटा सा बच्चा जिसकी कमर लगभग 12 इंच की हो वो उसमें प्रवेश कर सकता है, वो भी स्ट्रगल करके। बहुत छोटा सा रबड़ का एक रिंग था। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फार स्विम सर, क्या आप तैरना जाने की सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं तैरना जाऊंगा? ये रबड़ आप क्यों लेकर आए हैं? क्या आप तैरने के लिए जा रहे हैं? मैक्लेरी, hitherto amiable demeanor, was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly. If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length or time. तो अभी तक जो बड़ा ही एमिएबल व्यवहार कर रहे थे मिस्टर मैक्लेरी, बहुत ही सही लाइटली व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही फ्रेंडली, तो अब उनके व्यवहार में कुछ रफनेस आ जाती है, थोड़े रफल व्यवहार करते हैं, जो कि इस तरह की प्रेजेंटरी यानी इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर कर रहा था जैक्सन, उन्हें गुस्सा आ जाता है मैक्लेरी को ये सब चीज़ें सुन के। तो वह कहता है कि जैक्सन समवट सोर, वह जैक्सन थोड़ा साउरली बात करते हैं, थोड़ा कड़वेपन से बात करते हैं। यदि तुम जानना ही चाहते हो कि क्या है तो मुझे हीमोरॉइड्स है, हीमोरॉइड्स एक बीमारी होती है, उसका नेट पे सर्च करना, और जब मैं ज़्यादा देर तक बैठता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, ये कहा फिर मैक्लेरी ने। वेरी सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन टू, द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। तो उसने कहा कि सर मुझे बहुत खेद है, और इतना कहते कहते इतना सोचने में ही उसको बड़ी ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी जैक्सन को, और उसका चेहरा, उसके गाल लाल होते जा रहे थे। वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक व्हेन, तो तभी उसने क्या किया, उसे नाइफ मिला सूटकेस के बॉटम से, सूटकेस के सबसे नीचे से एक चाकू से मिलता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस थो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज सर। सर यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इस चाकू को मैं रख लूँ सर? तो उनके बीच ये बात अभी हो ही रही थी। देन इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, and it was clear that examination was going to be more than a little late in getting underway. तो अभी 9:18 हो गए हैं, तो अभी भी गवर्नर को उनकी आवाज़ें सुनाई दी। गवर्नर ने उनकी आवाज़ें सुनी और फिर गवर्नर को लगा कि इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर दैन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडरवे। तो लगा कि एग्जामिनेशन को जिस समय होना चाहिए उससे थोड़ी देर हो जाएगी यदि इस तरह से ही बातें करते रहे। तो फिर मैक्लेरी ने कहा, या गड वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है? इवान से पूछा। इवान ने कहा यस सर, हाँ घड़ी है। मैक्लेरी ने कहा, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, राइट। तो कहा कि जब बेटा पेपर स्टार्ट होगा तब बता दूंगा तुम्हें, और जब 5 मिनट रह जाएगी तब बता दूंगा। फिर साइलेंस हो जाता है क्लास में, यानी उस सेल में। फिर मैक्लेरी कहता है, देयर इज प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर शुड बी यू नीड। फिर मैक्लेरी ने कहा कि मेरे पास बेटा प्लेंटी ऑफ पेपर्स हैं लिखने के लिए, यदि तुम्हें नीड हो, यदि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, बहुत सारे पेपर्स मेरे पास हैं, यानी बी कॉपी, ये आप समझ लें। फिर मैक्लेरी ने, फिर साइलेंस आया था। फिर मैक्लेरी ने कहा, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो फिर मैक्लेरी ने कहा कि लेफ्ट हैंड के साइड में जो टॉप कॉर्नर है, कॉर्नर के सबसे ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है 0211। फिर साइलेंस हो जाता है क्लास में। फिर मैक्लेरी कहता है थोड़ी देर बाद, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 and in the box just below that write your center number 271 a right। फिर मैक्लेरी ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि जो राइट हैंड है आपका, राइट हैंड के ऊपर टॉप कॉर्नर में सबसे ऊपर आपको अपना इंडेक्स नंबर लिखना है बेटा, जो कि 313 है। एंड आफ्टर दैट फिर उसी के ठीक नीचे एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, उसके नीचे एक बॉक्स है, उसमें अपना सेंटर नंबर लिखना है बेटा, जो आपका 271 है, राइट। बस ये पूछा था। And some pages also been covered today, dear students, by us, and you have to mark it। कहानी को याद रखना है, कहानी में क्या कंटिन्यू है। फिर आपको कल दूसरी वीडियो सेंड की जाएगी और जल्दी ही हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। फिर आपके जस्ट 2 पोएम्स रह जाएंगे। आफ्टर दैट रिविजन, राइट। So just be safe and take care of you and keep continue reading and learning. Okay.
बाय।